So good evening to all of you. Today we are going to read a subtopic thermal effect of current या heating effect of current. ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, कहाँ पढ़ा है? 10th क्लास में, ठीक है? तो heating effect of current क्या होता है? Can anyone explain what is the heating effect of current? ये thermal, chemical and thermoelectric effects. Thermal effect, cause of heating effect, or like Arya explained, whenever large amount of current passes through a current carrying conductor, it gets heated up. It gets heated up. गर्म हो जाती है वायर, ठीक है? एंड दिस इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट. अब ऐसा होता क्यों है? जूल्स लॉ पढ़ेंगे, ये सब आपने 10th में पढ़ रखे हैं. इलेक्ट्रिक पावर पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फ्यूज पढ़ेंगे, मैक्सिमम पावर थ्योरम पढ़ेंगे. तो जूल्स लॉ क्या होता है? व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट is passed through a conducting wire, the electrical energy is converted into heat energy. This effect is called heating effect of electric current. It is also called Joule's law of heating. या इसे Joule's heating भी बोल सकते हैं, Joule's law of heating. ठीक है? Joule's law gives. अब इसका फॉर्मूला क्या है? Q. देखो हीट को हम Q से नोट करते हैं. जब आप 10th में थे तो शायद आपने H से नोट किया हो, कैपिटल H से हीट के लिए, ठीक है? तो Q is equal to I square RT. I is current, R is resistance, T is time. हमने ऑलरेडी पढ़ लिया ये. और यहाँ से जो हीट आएगी वो आएगी जूल में. कितने आएगी बेटा? जूल में आएगी. लेकिन अगर आपको कैलोरी में कन्वर्ट करना है, कैलोरी में हीट की एक और यूनिट होती है ना, कैलोरी. जब आप कोई कोका कोला पीते हो या कोई भी आप फूड इनटेक करते हो, इट कंटेन्स सम कैलोरीज. उसमें लिखा होता है कैलोरी, ठीक है ना बेटा? तो अगर आपने कैलोरी में कन्वर्ट करना है तो 1 जूल की वैल्यू डिवाइड कर देंगे. किसी को याद है 1 जूल इज इक्वल टू हाउ मेनी कैलोरीज, या 1 कैलोरी इज इक्वल टू हाउ मेनी जूल? एनीवन कैन टेल मी? नहीं पता किसी को? एक जूल में 0.23 कैलोरी होती है, ठीक है? और अगर एक कैलोरी की बात करें तो 4.2 जूल, ठीक है? Cause of heating effect of current, क्या cause है इसका? When a battery is connected to the ends of a conductor, electric field is set up. जब भी हम किसी भी कंडक्टर को बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है. द फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव्स इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द फील्ड. आपको पता है जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया होता है हमेशा करंट या इलेक्ट्रॉन्स उससे अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करते हैं. दे अंडरगो कोलिजन. उससे क्या होता है बेटा? कोलिजन होते हैं विद पॉजिटिव आयंस एंड एटम्स ऑफ द कंडक्टर, जिससे एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ आयंस एंड एटम्स इंक्रीजेस. क्यों होगा? जब नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ेंगे तो बेटा उनका जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो भी बढ़ जाएगा, ठीक है? एंड हेंस टेम्परेचर इंक्रीजेस. जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो ऑफ कोर्स हीटिंग इफेक्ट आएगा, ठीक है? द कोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू रेजिस्टर इज लाइक दैट ऑफ द स्टोन फॉलिंग इन वाटर. जब एक पत्थर गिरता है पानी के अंदर तो थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस होता है, उसकी जो स्पीड है लगातार कम होती जाती है, ठीक है? इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है? इलेक्ट्रिक पावर इज द रेट एट विच वर्क इज डन बाय इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है? P इज इक्वल टू वी आई. ये सारे फॉर्मूला आपने पढ़े हैं 10th में. P इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर. P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर. ऐसा यूनिट क्या होती है पावर की? वाट. अदर यूनिट्स होती है किलोवाट, एचपी. ये एचपी क्या होता है बेटा? हॉर्स पावर. एचपी क्या होता है? हॉर्स पावर. 1 किलोवाट आवर में 1000 वाट होते हैं और 1 एचपी में 746 वाट. ये एचपी वर्ड आप सुनते हो बेटा बाइक्स के इंजन की पावर अगर, ठीक है? इलेक्ट्रिक एनर्जी is the total work done by an electric current in a given time. E is equal to VIT. E is equal to I square into RT. E is equal to V square T upon R. अगर इसको लिखना चाहें हम इसको छोटा फॉर्मूला याद रखना चाहें, ठीक है? तो पावर का फॉर्मूला होता है बेटा Q एनर्जी अपॉन टाइम, ठीक है?
एनर्जी अपॉन टाइम, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो इलेक्ट्रिक एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा। इसीलिए देखो जो P का फॉर्मूला है तो Q का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पे Q का फॉर्मूला हो जाएगा पावर इनटू टाइम। ठीक है, पावर का फॉर्मूला पहला है वी आई, तो टी से मल्टीप्लाई तो वी आई टी आई स्क्वायर आर टी और वी स्क्वायर टी आर, और इसे बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का फॉर्मूला मेन यही है। ठीक है, नेक्स्ट कमर्शियल यूनिट क्या होती है, किलोवाट आवर, और बोर्ड ऑफ टेक्निकल यूनिट बेसिकली, ठीक है ना, किलोवाट आवर। इसी में आपका बेटा बिल आता है एक यूनिट के, बोर्ड ऑफ ट्रेडिंग यूनिट। ठीक है, ये एक यूनिट जो आप देखते हो ना, अपने जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता होगा आपका, तो वहां पे लिखे होते हैं कि आपने कितने यूनिट यूज किए। बेसिकली 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर और 1/2। ठीक है, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, जिसमें मतलब हम इलेक्ट्रिसिटी को बेचते हैं। ठीक है, 1 किलोवाट आवर की वैल्यू 3.6 10 की पावर 6 जूल होती है। इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्यूज इज अ प्रोटेक्टिव डिवाइस। बेसिकली इलेक्ट्रिक फ्यूज हम क्यों करते हैं, यूज करते हैं, आपके बहुत महंगे महंगे इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ठीक है, अगर हम इलेक्ट्रिक फ्यूज नहीं लगाएंगे तो अगर मान लो शॉर्ट सर्किट हुआ, कुछ भी हुआ, बहुत ज्यादा करंट आया, तो उससे आपके जो डिवाइस है वो खराब हो जाएगी। लेकिन ये जो फ्यूज है ये आपके डिवाइस पे करंट पहुंचने से पहले ही उड़ जाएगा, जिससे इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई जो है वो स्टॉप हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फ्यूज इज अ प्रोटेक्टिव डिवाइस। अपने बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट्स को, अप्लायंसेस को बचाने के लिए हम इसको यूज करते हैं। Used in series with an electric circuit or an electric appliance to save it from damage due to overheating produced by strong current in the circuit or appliance. Fuse is generally made up of alloy, 63% tin and 37% lead. ठीक है, इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जिस अलॉय का बनता है। ठीक है, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होना चाहिए। इसकी प्रॉपर्टी है, ऐसा ही नहीं हम किसी भी अलॉय से बना सकते हैं। जिस एलॉय से ये बनता है इलेक्ट्रिक फ्यूज, उसकी कंडीशन है कि उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम होना चाहिए, तभी तो वो पिघल जाएगा। अगर उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हुआ तो वो जल्दी नहीं पिघलेगा, और अगर वो पिघलेगा नहीं तो सर्किट टूटेगा नहीं। ठीक है, और आपको पता ही है एलॉयज की रेजिस्टिविटी भी ज्यादा होती है। लिखा हुआ है इट हैज हाई रेजिस्टेंस एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट कम होना चाहिए, कंडीशन है इलेक्ट्रिक फ्यूज बनाने के लिए। अब इलेक्ट्रिक हीटिंग अप्लायंसेस यूज नाइक्रोम वायर, alloy of nickel or chromium. It is used because it has high specific resistance, it has high melting point. याद रखना जो इलेक्ट्रिकल हीटिंग अप्लायंसेस लाइक हीटर है आपका, ठीक है, गीजर है आपका, वहां पर हम नाइक्रोम की वायर यूज करते हैं बिकॉज का रेजिस्टेंस भी ज्यादा होता है और मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, तो मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है। फ्यूज के केस में मेल्टिंग पॉइंट कम होना चाहिए। It has high malleability. It is not easily oxidized. ठीक है, for given P, V, P directly proportional to I, P inversely proportional to R. सीधी सी बात अगर यहाँ से हम करें कि अगर हम V को फिक्स कर दें, आपने फॉर्मूला पढ़ा P is equal to VI, फॉर्मूला पढ़ा आपने अभी पावर का फॉर्मूला। अगर V को कांस्टेंट रख दें, V कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट रख दिया हमने V को बेटा, तो ऑफ कोर्स P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I हो जाएगा। ठीक है, तो I इज इनवर्सली, हमें ये भी पता है I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस है, तो बस, तो दैट इज P inversely proportional to R। इसका मतलब क्या है, higher the power of the appliance more is the current, because P और I directly proportional है, तो जितनी ज्यादा पावर होगी उतना ज्यादा करंट होगा और उतना ही कम रेजिस्टेंस होगा। मैक्सिमम पावर थ्योरम ये क्या है, जैसे मान लो एक छोटा सर्किट बना दिया, ये एक सेल है आपके पास। अच्छा, ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये इसके अंदर ही लगा हुआ है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस इसके अंदर ही लगा हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए इसको ऐसे बॉक्स में दिखाते हैं। ओके,
और ये R एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो क्या दिखा रहे हैं यहाँ पर हम इससे, देखो जैसे हमने सर्किट ऑन किया, करंट फ्लो हुआ, पॉजिटिव से कहा जाएगा नेगेटिव की तरफ, यहाँ पे पोटेंशियल होगा और नेगेटिव से वापस, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, I इज इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस आर, दिख रहा है आपको, जो कैपिटल आर और स्मॉल आर है दोनों सीरीज में है, ठीक है। आउटपुट पावर ऑफ सोर्स ऑफ ईएमएफ P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, अभी आपने अलग फॉर्मूला पढ़ा, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। तो यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट कर दे, सॉरी I की वैल्यू पुट कर दे, ये वाली, ये जो I की वैल्यू है अगर हम पुट कर दे इस इक्वेशन में, आई स्क्वायर है ना, तो E अपॉन आर प्लस आर का होल स्क्वायर इंटू आर। तो फॉर आउटपुट पावर टू बी मैक्सिमम, अगर हम चाहते हैं कि आउटपुट पावर मैक्सिमम हो जाए, तो उसकी क्या कंडीशन है, dp अपॉन dr इज इक्वल टू 0, उसका जो डेरिवेटिव है वो 0 आना चाहिए। तो मैनिपुलेटिंग r इज इक्वल टू स्मॉल r, ठीक है। वो कब आ सकता है, जब r और स्मॉल r क्या हो, इक्वल हो जाए, ठीक है। मैक्सिमम पावर कितनी आ जाएगी, E इज इक्वल ई स्क्वायर अपॉन 4r। देख तो पुट करके देख लो आप चाहे, यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो अगर r प्लस r इज इक्वल टू स्मॉल r आ गया, कैपिटल आर और स्मॉल आर अगर इक्वल हो गए, तो उस कंडीशन में r प्लस आर कितना हो जाएगा, 2r का स्क्वायर 4r स्क्वायर, और एक r से एक r कट जाएगा, तो e स्क्वायर अपॉन 4r। दिस इज मैक्सिमम पावर थ्योरम। तो मैक्सिमम पावर कब होगी, जब कैपिटल आर और स्मॉल आर की वैल्यू बढ़ जाएगी, इक्वल हो जाएगी। अब केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ेंगे हम, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, द सब्सटेंसेस व्हिच डिकम्पोज एंड शो chemical reactions when electric current is passed through them are known as electrolyte। ये इलेक्ट्रोलाइट के बारे में आपने केमिस्ट्री में बहुत पढ़ा होगा आई गेस, ठीक है। कॉपर सल्फेट, acidated water etc. Mercury is good conductor but cannot dissolve into ions। Vegetable oil can dissociate into ions but cannot conduct current। मर्क्यूरी अच्छा कंडक्टर है बट उसमें आयंस डिसोसिएट नहीं हो सकते। वेजिटेबल ऑयल जो आप घरों में खाने के लिए यूज करते हो, उसमें से आयंस डिसोसिएट हो सकते हैं बट वो करंट नहीं कंडक्ट कर सकते, ठीक है। इलेक्ट्रोड क्या होता है, इट इज अ प्लेट और रोड थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट इज पास, द इलेक्ट्रोड थ्रू विच करंट एंटर्स इज कॉल्ड एनोड एंड द अदर इज कॉल्ड कैथोड। Electrolysis, the process by which three elements are liberated from an electrolytic solution by the passage of electric current through it। Okay। So that's it। ये छोटा सा आपका चैप्टर था। So thank you all। ठीक है, ये मतलब कभी कभी इसमें छोटे न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं। I will set the numericals for homework। ठीक है, so till then thank you।